नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान वो अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। परेशानी इस बात को लेकर है कि अभी भी वो अपने पैसे कहां से आए हैं इसका ब्यौरा नहीं दे रही। और एक अहम अपडेट ये है कि विभूति नारायण ने अपना मुंह खोल दिया है। ईडी लगातार विभूति नारायण को सम्मन भेज रही थी। विभूति नारायण आने से हिचकिचा रहे थे और अब आके विभूति नारायण ने जब मुंह खोला है तो कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि विभूति नारायण के मोबाइल से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। कई अधिकारियों को किलो में पत्थर भेजने की बात की गई है। हम आपको बता दें कि विभूति नारायण वही डीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स ऑफिसर हैं, जो खनन पदाधिकारी हैं साहेबगंज के, जिन्हें लंबे अरसे से ईडी बुला रही थी लेकिन वो आ नहीं रहे थे। और ईडी दफ्तर में दिन भर हमारी संवाददाता करिश्मा तैनात रही है, उनसे जानते हैं। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट सामने आया है? तो जिस तरीके से उदय, सही बात है कि ईडी की ओर से उन्हें 2 दिनों से समन भेजा जा रहा था। 2 बार समन भेजा जा रहा था। एक बार उन्हें 14 तारीख को भेजा गया था, उसके बाद एक बार उन्हें 17 तारीख को भेजा गया था। चूंकि वो बार बार ईडी को ये कह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है, इसका हवाला देकर वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन सुबह से ही लोगों की नज़र थी कि आज शायद जो साहेबगंज के डीएमओ है वो ईडी कार्यालय पहुँच सकते हैं। और सुबह लगभग 10:30 बजे जो साहेबगंज के डीएमओ है विभूति कुमार, वो ईडी कार्यालय पहुँचे थे। और लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। चूंकि अगर बात कर ले दुमका और पलामू के डीएमओ की, तो वो लगातार ईडी कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे। और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी को उन्होंने बताया है कि उनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन सिर्फ इंतजार था तो साहेबगंज डीएमओ का। और जिस तरीके से आज साहेबगंज डीएमओ आए हैं, उनके फोन्स में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो ईडी के हाथ लगी है। तो कह सकते हैं कि साहेबगंज के डीएमओ आ गए हैं। अब ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जिस तरीके से ईडी को इंतजार था कि जब साहेबगंज के डीएमओ आएंगे तो उनसे खनन विभाग से संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठा होगी। और लगातार लगभग 6 से 7 घंटे हो गए हैं और डीएमओ से, जो साहेबगंज के डीएमओ हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बड़े दिग्गजों के भी नाम आ सकते हैं। और उनके डॉक्यूमेंट्स, जिस तरीके से फोन से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, तो इससे कह सकते हैं उदय कि बहुत बड़ा आने वाले समय में खुलासा और चौंका देने वाले खुलासा सामने आ। रांची के जो माइंस ऑफिसर थे, खनन पदाधिकारी थे, उनकी भी तलाश हो रही थी क्योंकि हेमंत सोरेन को उन्होंने ही माइंस आवंटन किया था। तो अब वो भी पहुंच गए हैं, जानकारी मिली। हाँ, जानकारी मिली है कि डीएमओ रांची जो है वो इस वक्त ईडी कार्यालय में है। उनसे भी लगभग 6 से 7 घंटे तक पूछताछ का भी दौर चल रहा है। कह सकते हैं कि उनसे भी खनन विभाग से संबंधित सारी जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी अगर ईडी के अधिकारियों की बात कर ले तो ईडी के अधिकारियों का लगातार ये कहना था कि जो 4 जिलों को समन भेजा है, 4 जिलों के डीएमओ को समन भेजा है, उनसे खनन विभाग से संबंधित सारी जानकारियां निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग पूजा सिंघल की बात कर ले तो पूजा सिंघल भी खान सचिव रही है। तो लगातार जो डीएमओ पे इस बार निशाना साधा गया है, कह सकते हैं सिकंजा कसा गया है। तो कहीं ना कहीं ये वहां तक ले जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उधर हम लोगों को पता है कि माइनिंग, माफ कीजिएगा, मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच का दायरा अब सीधा खनन विभाग तक पहुंच गया है। और लगभग 4 जिला के जो डीएमओ हैं इस वक्त ईडी कार्यालय में पहुंच रहे हैं और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। कई जो खुलासे हैं वो हर दिन निकल रहे हैं, नया नया अपडेट निकल रहा है। और रांची के जिस तरीके से डीएमओ वहां पर पहुंचे तो कह सकते हैं कि अगर रांची के डीएमओ से कई जो सवाल किए जाएंगे उससे और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात यह सामने आ रही है कि विभूति नारायण के मोबाइल फोन से ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें बताया जा रहा है कि ऐसे पत्थर भिजवाए जाते हैं तो उनका हिसाब टन में होता है, लेकिन उनके मोबाइल में किलो में हिसाब है। कहीं 10 किलो, किसी अधिकारी को 20 किलो, 30 किलो। अब इसका मतलब क्या है ये तो ईडी बेहतर बताएगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी हैं। मदन, सियासत भी गर्मा गई है, जेएमएम बिफर रही है और जेएमएम शिकायत इस बात को लेकर है कि ईडी का जो भी एक्शन होता है, जो गोड्डा सांसद महोदय हैं वो ट्वीट कर देते हैं। ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये आरोप पहले से ही जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार पर लगाते रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर निर्वाचन चुनाव आयोग हो, इन तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करती है बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए। ये जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तब की बात नहीं है। लगभग जब से हेमंत सरकार इस राज्य में आई है तब से हेमंत सरकार इस आरोप को बराबर दोहराती रही है कि जो बीजेपी है वो किसी न किसी प्रकार से सरकार को अस्थिर करके गिराना चाहेगी। और इसमें मदद लेगी तो आईटी का मदद, इनकम टैक्स का मदद लिया जाएगा, ईडी का मदद लिया जाएगा, चुनाव आयोग का मदद लिया जाएगा, सीबीआई का मदद लिया जाएगा। तो अब जब राज्य में ईडी की दबिश शुरू हुई, दबिश जरूर आईएएस पूजा सिंघल के मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ। उस वक्त भी अगर पहला ट्वीट था तो वो निशिकांत दुबे जी का था।
और इसीलिए अब जेएमएम लगातार ये हमला कर रही है कि कहीं भी अगर कोई संवैधानिक संस्था यानी केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उससे पहले निशिकांत दुबे को कैसे पता चलता है। हालांकि निशिकांत दुबे जी ने भी थोड़ी चालाकी ज़रूर दिखाई है। अब जो भी खबरें वो अब ट्वीट के माध्यम से लोगों के बीच रखते हैं उसमें वो सूत्र और अखबार या न्यूज़ चैनल के नाम जोड़ देते हैं कि इनके हवाले से। एक ट्वीट आया था जिसमें वो तूफान आने की भविष्यवाणी कर रहे थे, उसी के बाद लगता है ये रिएक्शन आया है। बिल्कुल नहीं, आज जो जेएमएम की तरफ से आरोप लगे उसमें ये है कि झारखंड में एक तीसरा विकेट गिरने वाला है। तो अब इस पर आपत्ति है कि 2 विकेट किसका गिर गया ये बताए पहले, और ईडी अगर कोई भी कार्रवाई करती है और वो ट्वीट पहले कर देते हैं तो क्या ईडी जो है निशिकांत दुबे को ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। उधर बाबूलाल मरांडी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार पर जो है हमला बोली है और कह रही है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के समर्थन में चलने वाली सरकार है। ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं ऐसे लोगों को यह सरकार संरक्षण दे रही है। ये आरोप तब और पुख्ता हुए जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के खिलाफ जो यहाँ से अपना पक्ष रखा गया उसमें सरकार जो गोलमोल जवाब दिया उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने आरोप दिया है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड में जिस तरह से खास करके संथाल के इलाकों में जो आबादी बढ़ी है, जो बाहर से दूसरे देशों से लोग आकर के बस गए हैं, जिन्होंने वोटर कार्ड हासिल कर लिया है, अपना मतदान सूची में नाम दर्ज करवा लिया, तो आने वाला जो दिन होगा वो अगर परिसीमन के तहत वो जो रिज़र्व सीट है वो अनरिजर्व हो जाएगा। तो जब इस तरह से संख्या बढ़ते जा रहे हैं, बायोग्राफी जो है वो बदल रहे हैं वहाँ पे, तो फिर इस तरह से कैसे इसको अंकुश लगाया जा सकता है जब सरकार की मंशा नहीं है। सरकार कोरोना काल में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम पर भी उन्होंने निशाना साधा कि कोरोना काल में सबको रोका गया था और विशेष सुविधा दे करके वहाँ के लोगों को बाहर भेजा गया। तो ये सारी बातें जो है लगातार इस समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान जो है चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम, किसी भी मौके को चूकना नहीं चाहता है। मुद्दा जो भी हो, लेकिन सियासत खूब हो रही है। बिल्कुल, तो जमकर सियासत हो रही है। और बाबूलाल मरांडी ने महत्वपूर्ण बात जो ये कही है, उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी बदली जा रही है संथाल की, और डेमोग्राफी बदलने के पीछे जो उन्होंने सबसे बड़ा खामियाजा बताया है कि आने वाले दिनों में कुछ सालों के बाद जब जनगणना होगी तो जो आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उनकी भी प्रकृति बदल जाएगी। यानी वो रिजर्व सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व नहीं रह जाएंगी, और उसके लिए उन्होंने हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस पे हेमंत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। मदन, लगता है कि दोनों ही तरफ से, जेएमएम से और बीजेपी की तरफ से, एक से बढ़कर एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। लग रहा है कि पूजा सिंघल का मामला आने के बाद से ही ये दौर शुरू हुआ है। देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरी तरफ देखें तो भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इस मामले को भी लेकर के अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक तरफ जेएमएम जो है वो केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सूची लेकर के वो एक दिन बैठते हैं कि किसके समय में किसको खनिज आवंटन हुआ, किसको क्या मिल गया, किसने अधिकारियों से क्या काम कराया। दूसरी तरफ बीजेपी एक तरफ ये लिस्ट लेकर बैठती है कि किस तरह से इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब भ्रष्टाचारी कौन है, इसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन रात चल रहा है। आज जेएमएम के कार्यकर्ता सभी जिलों में धरने पर बैठे, विरोध प्रदर्शन किया, राजभवन से लेकर के रांची में उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया, और केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके माध्यम से मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो अब इस राज्य में फिलहाल जो स्थिति है वो सीधे तौर पर आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। कौन कितना गलत है यह साबित करने में दोनों जुटा हुआ है। हालांकि अब नतीजा इसका क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है इसी मामले को लेकर के, मुख्यमंत्री के खनिज लीज मामले में जो ऊपर की अदालत में जो आवेदन दिए गए हैं उस पर सुनवाई होनी है। तो अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ निर्णय आता है। बिल्कुल, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि होता क्या है। तो अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी के अधिवक्ता भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ करोड़ों का नहीं, अरबों के घोटाले का मामला है। तो अब जनता को भी इंतजार है कि सामने क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।